First slides, structure of atom, class 9 science. We have started with the introductory slides, that is charged particles होते हैं, matter इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है जो कि एटम के अंदर है एंड इनका चार्ज हमने पता किया था, इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन्स 0, न्यूट्रल चार्ज। सिंबल देखा था, P प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को, E माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को नो चार्ज तो N रहेगा, स्मॉल n। देखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2000 तो होता है हाइड्रोजन एटम के, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। और हाइड्रोजन का मास एक एटम का 1 यूनिट नापा जाता है या लिया जाता है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन और उसको भी 1 यूनिट लिया जाता है। बस किसका मास कम है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का 1/2000 है हाइड्रोजन एटम के, यानी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन मास इज वेरी लेस, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, बराबर मास के हैं, 1 यूनिट बराबर मास के। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने देख लिया। Smaller particles called electron, proton, neutron, and atom consist of a cloud of electrons surrounding a small dense nucleus of protons and neutrons. ये हमने देख लिया था कि एक एटम के अंदर क्लाउड है इसका, इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब चारों तरफ एक बादल जैसा है इलेक्ट्रॉन्स का, या हम जब जिससे बोलते हैं कि ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक सर्कुलर ऑर्बिट है चारों तरफ, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और न्यूक्लियस क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी सब्सटेंस होता है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यही बात वो कह रहे हैं कि डेंस न्यूक्लियस होता है ऑफ P प्लस एन। P प्लस एन इसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो ऑर्बिट्स है बाहर की तरफ क्लाउड के फॉर्म में, वहां क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के अंदर डेंस न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ रहता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। देन ये हमने डायग्राम डिस्कस किए थे, वी हैव डिस्कस दीस डायग्राम्स। अब सबको समझ में आ रहे हैं डायग्राम्स? एक ही चीज बता रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। Who will explain me this model? This one. Any one of you will explain me what is going on, what is this diagram representing? Any student? Yes? Raise your hands. Explain it. Any one of you can explain. There are 10, 11 students. If you will discuss, then only you will understand, because discussion is the only way of understanding the things. Otherwise, only I am speaking, then it's not like that you are also understanding. जब आप discuss करोगे तभी पता चलेगा आपको. Who will explain me this? What is happening in this? Yes, tell me. मैम विच डायग्राम? इसमें मैंने रेड टिक लगाया है, ये वाला डायग्राम आपको समझाना है, ठीक है? समझाइए। Anyone of you can explain? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है, बट हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? कैसे समझाओगे आप? इसके अंदर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये क्या, कहाँ पर क्या चीज है? एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन। Can I? Anyone can explain? Can I? Yes. मैम जो एटम होता है उसके 3 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। और मैम जो न्यूक्लियस होता है वो उसके सेंटर में होता है एटम के, और उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वही प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस है, इसमें P से प्रोटॉन्स है, N से न्यूट्रॉन्स दिखा रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर सेल्स में होते हैं, शेल्स में होते हैं। तो ये शेल्स हैं, शेल्स को मैं ऑर्बिट्स भी कह रही थी, तो दे आर इलेक्ट्रॉन शेल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। दीज टू आर शेल्स। इनर शेल में कितने दिख रहे हैं आपको?
2। तो इनर शेल में वैसे भी ये सबसे अंदर वाले शेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। आउटर शेल में कितने दिख रहे हैं? 2। आउटर में भी 2 हैं। तो यानी कि ये कौन सा वो हो गया, एलिमेंट हो गया? इनर में भी 2 है, आउटर में भी 2 है, इसका नाम क्या हो गया? बेरिलियम। बेरिलियम, बोरोन। हाइड्रोजन, बेरिलियम। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्या होगा फोर्थ नंबर का? बेरिलियम। बेरिलियम होगा। ठीक है, तो ये आपने समझा दिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में क्या बताया है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग स्मॉल डेंस। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन बताएंगे। द न्यूक्लियस कंटेन नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में सारा मास होता है, लगभग एटम का पूरा मास न्यूक्लियस में ही होता है नियरली, पर ये बहुत कम जगह घेरता है इनसाइड एटम। एंड द डायमीटर क्या होता है इसका, न्यूक्लियस का अबाउट 1 × 10⁻⁻14 होता है। 1 × 10⁻⁻14 और अबाउट 1 लाख टाइम्स ऑफ द डायमीटर, 1/1,00,000 टाइम्स ऑफ द इंटायर एटम डायमीटर। मतलब बहुत कम स्पेस में सारा मास एक्यूमुलेटेड होता है। ठीक है, तो आप सोचो कि बहुत सारा वजन अगर बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड होगा, तो क्या मास और एनर्जी का या मास और ग्रेविटी का कोई रिलेशन होता है? यस मैम। क्या रिलेशन होता है मास और ग्रेविटी का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है फिजिक्स में। ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग जो जो इलेक्ट्रॉन सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी भी शेल में अगर रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूअसली, तो वो एक टाइम पे अपनी एनर्जी लूज कर देगा और सेंटर में गिर जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है, जब इतना ज्यादा डेंस है और इतना ज्यादा वेट रख रहा है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस उनको खींचता है, उसको अट्रैक्टिव फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करके रखता है। ऐसे ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं तो कितने भी दूर तक वो जा सकते हैं, नहीं, वो पर्टिकुलर शेल्स में होते हैं, सर्कल्स में होते हैं, और वो होल्ड होते हैं न्यूक्लियस के वेट की वजह से, न्यूक्लियस के फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स है एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए एटम स्टेबल होता है। प्रोटॉन्स पे आपको पता है कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ओके, सो इसीलिए भी इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन भी है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि तो जो अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बन रहा है। इसीलिए एटम क्या है, स्टेबल है। एटम इज स्टेबल। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस के अराउंड, और ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो यहाँ पर मेजर करके बताया हुआ है कि -1.602 × 10⁻⁻19 है। और कूलम, ये कूलम क्या है, यूनिट है चार्ज की। ठीक है, हर एक चीज की कोई यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट है कूलम। तो ये इसका चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है ये चार्ज की, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड हैज मास ऑफ, मास भी इसका कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 × 10⁻⁻31 kgs। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बताइए। द इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल विद नोन मास। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है नोन मास के साथ। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू एनीथिंग स्मॉलर। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव रियल साइज बट आर इंस्टेड ट्रू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोई भी रियल साइज भी नहीं होता, वो टूट भी नहीं सकते हैं फर्दर और छोटों में, एंड बट इंस्टेड वो ट्रू होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, 1/2000 टाइम है हाइड्रोजन एटम की, तो हम उसे देख भी नहीं पाते हैं, और फिर भी वो ट्रू है, भले ही हम देख नहीं पाए उन्हें। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी वो ट्रू होती है।
ठीक है, क्योंकि उनके डायमेंशन हमारे आईज से बहुत छोटे हैं, तो इसका मतलब हमें दिखती नहीं है, पर अगर हम माइक्रोस्कोप में देख लें या टेलीस्कोप में देख लें तो हमें दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें होती हैं कि वो ट्रू है, इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रू होते हैं। पॉइंट्स इन द स्पेस दैट इज एन इलेक्ट्रॉन हैज अ रेडियस ऑफ 0। ठीक है, तो रेडियस 0 होता है इनका, और पॉइंट्स होते हैं ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट्स पे मिल सकते हैं। ठीक है, इनके टाइम मैंने पहले भी बताया था, इनका टाइम इनके लोकेशंस के फाइंड करने के लिए फॉर्मूलेज होते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह कहाँ पर मिलेगा किस वक्त, तभी तो हम उनका कुछ ना कुछ बड़े क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होते हैं, उन्हें सर जेम्स चैडविक ने किया था डिस्कवर, और न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर हैं प्रोटॉन से, 1838 टाइम्स हैवी हैं एज इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के पार्ट है। न्यूट्रॉन्स 10⁻13 सेंटीमीटर डायमीटर में होते हैं, और वजन उनका 1.67 49 into 10⁻27 है। 1.67 पर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी ले सकते हैं इस वैल्यू को। इवन कोई भी डेसिमल के नंबर्स हो, आप उसको लास्ट नेक्स्ट 2 तक ही लोगे, नियरेस्ट 2 तक, या राउंड ऑफ कर लो, या 2 तक लेने से ही काम चलता है, ऐसे ही लिया जाता है, काम नहीं चलता, ऐसे ही लिया जाता है। 1.67 into 10⁻27। ठीक है, मैम फिर ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होता अगर हम वो नहीं, करते इससे हैं? क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें एस्टिमेशन यहीं तक आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी अप्रोक्सीमेशन में 2 प्लेसेस तक आ जाती है। अगर आपको करना है तो राउंड ऑफ करो। आप देख रहे हो कि 7 के पीछे 4 नंबर है, 5 से बड़ा नहीं है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो ये 168 हो जाता। ठीक है, 1.68 हो जाता अगर 5 से बड़ा होता है। यहाँ पर तो नहीं है ना 5 से बड़ा, तो इस वजह से 167 ले लिया। अगर 5 से बड़ा देखो आप, कहीं पर आप देखो कि हमें 2 तक लेना है। ठीक है, और देखो कि तीसरा वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके भले ही इसको आगे कर दो, प्लस कर दो, उससे चल जाएगा, अगर पर 5 हो लेना तो 2 तक ही होता है। और जब आंसर जैसे हम निकालते हैं, मान लो 6 7 से कर निकाल दिया, तो आंसर्स कई बार ये वैल्यूज दी भी जाती है क्वेश्चन पेपर में दी जाती है कि आपको न्यूट्रॉन का वेट कितना लेना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना लेना है, तो लिख कर देते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। और इन आंसर्स में ऐसे ओके जो भी मैम। आंसर्स होते हैं, इन आंसर्स में अप्रोक्स में ही आंसर आता है, और वो नियर देख लेते हैं, डेसिमल के आगे वाले नंबर सही होना चाहिए, और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक भी थोड़ा 1-2 प्लेसेस इधर उधर होने से मान लेते हैं, वो करेक्ट ही माना जाता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं, इसी तरह से लिया जाता है, बस कैलकुलेशन सही करनी होती है। प्रोटॉन्स, एटम्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स भी एटम्स के टाइनी पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही। सॉरी, एटम्स तीनों स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, यानी ये सब एटॉमिक हो गए, जिसका नाम है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स सेंटर में है एटम के, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्लाउड में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के होते हैं। समझ में आया? तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सिंबल दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है इनका। देखो कितनी प्लेसेस तक नंबर दे रखा है, देखा है तुमने? अब इतना नंबर तो कोई करेगा नहीं सॉल्व, सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही सॉल्व करता है सब। क्लियर? Can you see the mass of protons and the mass of neutrons? हम प्रोटॉन्स को ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था ना, Yes? प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन। हाँ, ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ठीक है, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के अंदर के। रूल्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कुछ रूल्स हैं
वो बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड electrons in an atom can be determined from a set of simple rules. The number of proton in the nucleus of the atom is equal to the atomic number Z. Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में एटम के, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं Z. मैंने भी क्लास में बोला था कि प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स आपको पता है इक्वल होने चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं. यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है एटॉमिक नंबर. यहाँ पे एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया है, Z से. तो प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z. The number of electrons in a neutral atom is equal to the number of protons. ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम की बात कह रहा है. यहाँ न्यूट्रल एटम से क्या समझते हो, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, विदाउट चार्ज. सिर्फ Na लिखा है मैंने, सिर्फ Na प्लस नहीं लिखा. अगर मैं Na प्लस लिख देती तो यानी कि इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, कम हो जाता है, Na प्लस हो जाता. ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अलग हो जाती है. पर सिर्फ Na की अगर बात करें, 11 है एटॉमिक नंबर. Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 11. समझ में आ रहा है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 281 Na की, और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाते, 11 ही हो जाते. पर अगर मैं बोलती Na प्लस के इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो Na प्लस के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते, 28 यानी 10. इसने एक लूज कर दिया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. समझ रहे हो. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर. दोनों बराबर होंगे. द मास नंबर ऑफ एटम m is equal to the sum of the number of protons and the न्यूट्रॉन्स. ये भी पता है आपको, एटॉमिक मास या मास नंबर ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. P प्लस N के बराबर होता है. P और N को जोड़ देते हैं न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन, क्योंकि सारा मास किसमें है, न्यूक्लियस में ही है एटम का. अब नेक्स्ट अगर हम देखें लाइन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर. अगर दोनों को माइनस कर दें, अगर हम Z माइनस M कर दें, मास नंबर Z माइनस M तो नहीं करेंगे, उल्टा हो गया, क्योंकि मास नंबर बड़ा है, क्योंकि मास में वैसे भी दो चीजों का सम है. तो मास मतलब मास माइनस Z करेंगे, तो उससे हमें क्या आएगा, N आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अगर मैं मास नंबर में यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई. सो द नंबर, ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम m एंड द एटॉमिक नंबर Z. नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. कुछ डिफरेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में. ये टेबल दिया हुआ है, इसको रीड कर सकता है, किसी को रीड करना है तो एनीवन वांट टू रीड कैन रीड इट. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, हु विल रीड, अर्पित, अभिनव, शगुन, हु विल रीड, अर्पित रीड. Protons have positive charge. Electron have negative charge. Then protons are significantly heavier. Electrons are comparatively light in weight. Protons are significantly larger in size. Electrons are comparatively smaller in size. Proton remains in the nucleus. Electrons can move to other atoms. Protons can present in the nucleus clouds. Electrons are present in shells. ठीक है, तो सही पढ़ा है बिल्कुल. प्रोटॉन चार्ज बता दिया पहले, तो P से पॉजिटिव भी है, P से प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज,
प्रोटॉन्स हैवियर है बहुत, इलेक्ट्रॉन लाइटर है। प्रोटॉन लार्ज साइज के हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्मॉलर साइज के हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रह सकते हैं। एटम्स के वो रिएक्शंस में भी पार्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के क्लाउड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन शेल्स में। क्लियर? सबको क्लियर हो गया होगा? सिंपल सी चीजें हैं। एटॉमिक बॉम्ब, यस मैम। एटॉमिक बॉम्ब आप देख सकते हो एक मिसाइल की तरह का अंदर इसमें बनाया हुआ है। इतना बड़ा रहता है ये, रॉकेट से इसे फेंका जाता है एंड इससे काफी भारी एक्सप्लोजन होता है। ये बहुत बड़ा है, पूरा मिसाइल की तरह होता है एटॉमिक बॉम्ब। इसके अंदर पूरा मटेरियल होता है पूरा एटम्स का। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, एटम्स का न्यूक्लियर सेंटर स्प्लिट होता है। इसमें एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर स्प्लिट होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ऐसी ही एनर्जी जब हम कंट्रोल्ड वे में निकालते हैं तो वो क्या बनती है, न्यूक्लियर रिएक्टर वाली एनर्जी बनती है जिससे बिजली बनती है। इंडिया में काफी जगह न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में फैले होता है उनका प्लांट। और उनके अंदर इसी चीज से एटॉमिक रिएक्शन ही करा जाता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही किया जाता है। बट इसके अंदर पूरी एक मशीन के अंदर, बहुत बड़ी कंक्रीट की मशीन होती है उसके अंदर, और वो भी कंट्रोल्ड वे में, तब उससे डिस्ट्रक्शन नहीं होता। पर अगर एटॉमिक बॉम्ब को किस जापान और हिरोशिमा और नागासाकी पे जो फेंका था यूएसए ने वर्ल्ड वॉर के वक्त, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हुई थी, उसी की इमेज है ये। ठीक है, तो इससे क्या होता है, चेन ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस बस्ट हो जाता है इसमें। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से वो भी तो न्यूक्लियर बनाए जाते हैं बहुत एक्सप्लोजन, बड़े बड़े गड्ढे। पढ़ो इसे रीड करो अभिषेक। In a nuclear explosion, the atom's nucleus is split, neutrons are released and hit other nuclei, setting off a chain reaction. The result is a big release of energy in a blast of heat, light, and radiation. ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स बहुत सारे निकल जाते हैं और ये न्यूट्रॉन दूसरी न्यूक्लियस के जाके भी हिट करते हैं और उनको भी ब्रेक करते रहते हैं। ये पूरा चेन रिएक्शन बन जाता है और जिसमें हर हिट से लार्ज ब्लास्ट निकलता है, हीट एनर्जी का, लाइट एनर्जी का और रेडिएशंस का। रेडिएशंस भी फैलती रहती हैं, उसके रेडिएशंस अभी तक भी फैलते हैं जापान और उधर। इतना ज्यादा मैसिव होता है उसका इफेक्ट, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम भी कर हम इसका देता है यूज वो सड़क तो। बनाने में भी किया जाता है। हाँ, जेनेटिक सड़क कैसे बनाने करते में भी यूज होता है एक्सप्लोजन का। हैं? एक्सप्लोजन क्यों करते हैं? हम ये बता, उसमें अमेरिका में जो देश में इनमें बड़ी बड़ी सड़क बनाने के लिए हाँ हाँ उनमें यूज किए जाते हैं ना ये। हाँ, करे जाते हैं क्योंकि इससे एनर्जी इतनी ज्यादा बन रही है ना, इससे काफी सारी एक्सपेरिमेंट और काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी भी चीजों में यूज कर सकते हो, पर कंट्रोल्ड वे में हो तो बहुत आराम से कर सकते हो। पर अगर डिस्ट्रक्शन करना है तो वो गलत तरीका है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन से डीएनए क्या हो जाते हैं, ब्रेक। डीएनए ब्रेक हुए, क्रोमोसोम्स ब्रेक हुए, क्योंकि वो जीन्स के थ्रू पास होते हैं ना नेक्स्ट वाली जनरेशन में। कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के एक्सपोजर से, कि जो आगे जनरेशन में जाते, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, अब इंडिया में कई जगह हैं तो वहां पर बहुत वर्कर्स काम करते हैं, उनके बहुत अलग तरीके के कपड़े होते हैं, बहुत अलग तरीके के उनके मास्क और ग्लव्स और हेलमेट्स वगैरह सब। तो कभी आपको अगर मौका मिले न्यूक्लियर रिएक्टर को, या कोई स्कूल विजिट हो या कॉलेज विजिट हो, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ कितनी सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं, ताकि गलती से भी, क्योंकि उस एरिया के लिए तो लोगों को नुकसान होगा ही, बाकी बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा उसका रेडिएशन। According to Sir Joseph Thomson model, अब हम पढ़ रहे हैं, according to Sir Joseph model of atom, it consists of positively charged air and there the electrons are embedded in it. तो सर जोसेफ मॉडल के हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है पूरा स्फेयर, एक पूरा सर्कल का एरिया होता है, स्फेयर है। स्फेयर मतलब होता है पूरा सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर, हर तरफ जिसके अंदर पूरा का पूरा, जैसे वाटरमेलन मान लो, वाटरमेलन के अंदर पूरा रेडिश कलर का एरिया क्या रह जाएगा, पॉजिटिव स्फेयर। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसे बीज, इधर उधर इधर उधर इधर उधर जो उसके काले काले से बीज रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन की तरह रह सकता है। तो
ऐसा मॉडल दिया था किसने, जोसेफ ने। एंड नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड रिजल्ट ऑफ द एटम इज न्यूट्रल। ये दोनों बराबर एक तरह से इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, और इसीलिए एटम क्या है, न्यूट्रल, उसने ये कहा था। थॉमसन प्रपोज दैट एटम्स ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू ए क्रिसमस पुडिंग वाटरमेलन, या तो वाटरमेलन की तरह समझ लो इसे, या तो क्रिसमस पुडिंग की तरह समझ, किसी की तरह भी समझ सकते हो। इस तरह का मॉडल थॉमसन ने दिया था। ठीक है, समझ में आया, ये इजी है। रदरफोर्ड का मॉडल, व्हाट वाज रदरफोर्ड मॉडल? एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस उसका पॉजिटिव सेंटर है। मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय न्यूक्लियस। मास एटम का कंट्रीब्यूट हो रहा है न्यूक्लियस से। The size of the nucleus very small as compared to the size of the atom. The electron revolve around the nucleus in a well-defined orbit. रदरफोर्ड का मॉडल तो अभी हमने डिस्कस भी किया, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेल्स में रिवॉल्व करेंगे, कुछ इनर शेल्स में, कुछ आउटर शेल्स में। उनका डायमीटर बढ़ेगा तो वो आउटर शेल्स में घूमेंगे। इस तरह से दो शेल्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड होंगे ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो एक्सेलरेट होता है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट द एनर्जी। एक्सेलरेशन की वजह से वो एनर्जी रिलीज भी करेंगे। एंड सो दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें उसने अपनी पूरी एनर्जी क्या कर ली होगी, लूज कर ली होगी, और वो इस वजह से तो वो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या हो सकता है, गिर सकता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को वो हिट करेगा तो न्यूक्लियस फिर दोबारा से अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, जबकि एटम तो स्टेबल रहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, उनके ऑर्बिट क्या होंगे, कांस्टेंट एनर्जी के होने चाहिए। इसका मतलब उनके ऑर्बिट में घूमने से उनकी एनर्जी क्या नहीं होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए। उनकी एटम्स की एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। बाद में ही इसकी दूसरे मॉडल ने, बोर्स ने क्या किया, इसको सही किया। नील बोर ने भी। बोर्स के भी होंगे। बोर्स के मॉडल में क्या था, agreed with almost all the points said by the Rutherford except regarding the revolution of electron, for which he added that there are only certain orbits known as discrete orbits. इसमें सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इनसाइड द एटम, which electron revolve around the nucleus while revolving in this discrete orbit. The electron do not radiate energy. कोई एनर्जी लूज नहीं करते हैं, बस घूमते रहते हैं उनके उन ऑर्बिट्स में। पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं, जैसे कि मान लो ये, हाँ मान लो ये 1 जूल की एनर्जी का ऑर्बिट हुआ, नेक्स्ट वाला हायर एनर्जी का हो गया 2 जूल का, फिर उससे आगे वाला 4 जूल का हो गया, इस तरह से। तो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है उसी एनर्जी से घूमता रहता है, उस बिल्कुल भी एनर्जी लूज नहीं करता। तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट की बात कही बोर्स ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ ऑर्बिट्स दिखा भी रखे हैं, ZE यानी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है वो, और n इज इक्वल टू 1 यानी पहला ऑर्बिटल, एंड n इज इक्वल टू 2 यानी कि दूसरा, और फिर तीसरा, ऐसे, ठीक है। तो अगर एक ऑर्बिटल से उसे दूसरे ऑर्बिटल में आना भी होगा इलेक्ट्रॉन को, इफ द इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप फ्रॉम वन टू अदर, इट हैज टू ईदर लूज एनर्जी और गेन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, बाहर जा रही है ना एनर्जी। तो whenever the electron will lose energy, it will become less energetic and it will fall into a lower energy shell. वो कौन से शेल में मूव कर जाएगा, लोअर एनर्जी शेल में मूव कर जाएगा, N3 से 2 में आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बात करी थी बोर्स ने। तो अब मैं क्लास आपकी फिनिश करती हूँ, आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया होगा। आप ये चीजें लिखोगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो रदरफोर्ड बोर्स मॉडल का, मैं स्लाइड आगे कर दूंगी फिर। ओके मैम। एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके पॉइंट्स लिखोगे आप बोर्स मॉडल के, टेक द स्क्रीनशॉट।
अब ले लो, अब सही है, ठीक है। नहीं तो मैं भी शेयर करने की कोशिश करूंगी, मेरी क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास होती है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट। मैम ने नोट्स जिसके पहले से बना रखे हैं। ओके, किसी किसी बच्चे ने बना नहीं रखे होंगे, इसीलिए मैं ओके, जिसने नहीं बनाए हैं, जिसके पास नहीं है, वो ले सकता है। Okay, so then I am ending the class.